नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 4 नवंबर और मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आज के इस प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स, बट लेट मी रिमाइंड यू दैट बिफोर स्टार्टिंग दैट पीडीएफ लिंक जो रहेगा इस पूरे होल डिस्कशंस का, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से कृपया इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रिलेटेड सीपीईसी के रिलेटेड न्यूज़ था। क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने रीइटरेट किया था, तो देखो कोई भी अगर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो क्या हमारे देश के सोवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, या फिर उधर से गुजर रहा है हमारे जो टेरिटरी है, तो एटलीस्ट दे शुड टेक परमिशन फ्रॉम अस। और ये डायरेक्टली जो रेफरेंस था ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही लेकर था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो यह सी और लैंड बेस्ड कॉरिडोर है जिसको 2013 में स्टार्ट किया गया था, और यह बोला गया था दैट है ये कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, हाईवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगी। देखो एक्चुअली में क्या है ना, चाइना को पता है दैट कल को अगर पूरी दुनिया चाइना के पीछे पड़ जाए अच्छे से, और अगर हम लोगों ने मलाक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया तो फिर चाइना पूरा दुनिया से कट ऑफ हो सकता है। इसीलिए चाइना जो है एक्सपैंड कर रही है अपने विजन्स दैट हाँ अलग अलग रीजन से हम कैसे चाइना के गेट को खोल सके, राइट। मतलब चाइना अपना सेफ अपने आप को सेफ गार्ड कर रही है काइंड ऑफ, आप यही बोल सकते हो। सो इसीलिए चाइना का ये ब्रेन चाइल्ड है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, जो क्या चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस, ध्यान दीजिएगा ये वाला देख रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जिंगजियांग प्रोविंस से ग्वादार पोर्ट तक यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स अभी न्यूज में थे, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने क्लियर कर दिया है वे फॉर द इंक्लूजन ऑफ दीज पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। नाउ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देख लीजिएगा तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह टर्म डिफाइन ही नहीं किया और कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं किया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनफैक्ट आर्टिकल 342 ने इंपावर किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू नोटिफाई सच ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब प्रेसिडेंट को इतना पावर मिला हुआ है आर्टिकल 342 के अंडर दैट वो अगर चाहे तो कोई भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकती है, बट ऑफ कोर्स अपने से नहीं करती है। दैट एक्चुअली देखो उनका काम क्या होता है, साइन करना, खत्म बात है ना। बाद में तो सरकारी अफसर ही करता है चीजें। एनीवेज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बारे में बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 2004 में by inserting a new schedule, that is article 338A of the constitution through 89th constitution amendment act of 2003। पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज, है ना। और यहाँ पे पता है एक्चुअली ये पहाड़ी कम्युनिटी, जब नाम ही बोला गया कम्युनिटी, मतलब ये नंबर ऑफ हेट्रोजिनस कम्युनिटीज है जो क्या ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन से मिलकर इस रीजन में रह रहे हैं, ठीक है। करंटली अगर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में 12 कम्युनिटीज है दैट हैव बीन नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आगे बढ़ता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिलेटेड न्यूज है। क्या न्यूज है, यह था दैट देखो प्राइसेस इन फर्टिलाइजर्स दुनिया में, ग्लोबल मार्केट में अगर देख लीजिएगा बढ़ ही जा रहा है। इसलिए सेंटर ने फॉस्फेट और पोटेशियम फर्टिलाइजर के रिलेटेड जो प्राइसेस है ना, जो सब्सिडी देती है रबी सीजन्स के लिए, उस सब्सिडी को डबल कर दिया गया है। तो बात करते हैं फर्टिलाइजर प्राइसिंग इन इंडिया के बारे में। एक स्कीम है हमारे देश में जिसको कहते हैं एनबीएस स्कीम, दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। 2010 को ये लॉन्च किया गया था, है ना। एंड इसके अंडर प्राइसेस जो होती है ना, मतलब सब आई मीन लाइक फर्टिलाइजर्स की, उसको फिक्स कर दिया जाता है बाय द कंपनीज, ठीक है। बट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है।
एक्सेप्ट फॉर यूरिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाता है ना एनुअल बेसिस पे, वो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए तो दिया ही जाता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, यूरिया के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, सो इसको कौन रेगुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, उन्हीं का काम होता है फर्टिलाइजर प्राइसिंग ऑफ इंडिया में रेगुलेट करना। नाउ सवाल होता है यूरिया का फिर क्या प्राइसिंग पॉलिसी है भाई? देखो, यूरिया का जो प्राइसिंग पॉलिसी है ना, वो सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है, स्टैट्यूटरीली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंडर सेंटर पे करती है सब्सिडी ऑन यूरिया टू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स। जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स है ना, एक्चुअली उनको भी सब्सिडी कैसे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच प्लांट, और कितना यूनिट्स जरूरत है उसको सेल करने के लिए। ठीक है, एट द गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, गवर्नमेंट के द्वारा जो एमआरपी फिक्स किया जाता है ना, उसके अंडर कितना सेल किया जाएगा, उसी के आधार पर किया जाता है ना। सवाल यह भी होता है दैट सब्सिडीज कैसे पे किए जाते हैं? देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है ना, ये लिंक किया जाता है टू डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल, और इस ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल में इंटीग्रेट होने के बाद ही किसानों से किसान का आइडेंटिटी प्रूफ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ या तो आधार या तो किसान क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद ही इसको सेल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओनली सेल्स रजिस्टर्ड ऑन ई उर्वरक पोर्टल गेट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर द कंपनीज। ठीक है, इंडिया का पहला डेटा सेंटर के बारे में बात किया जाता है, जहां पे नॉर्थ इंडिया में पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 को एस्टेब्लिश किया गया है रिसेंटली। डेटा सेंटर होता क्या है? ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो कि सेंट्रलाइज करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का शेयर्ड आईटी ऑपरेशंस एंड इक्विपमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डिसमिनेटिंग डेटा एंड एप्लीकेशंस। नीड क्या पड़ गया भाई डेटा सेंटर का? देखो भाई, आपको पता है दैट इंडिया जो डिजिटल इंडिया सेक्टर में कितना आगे बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया सेक्टर में अगर आगे बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते दैट हमारे देश से डेटा को यूज करके देश के बाहर में रखा जा सके। नो 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 नो, इट कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डेटा सेंटर्स है ना, ये काइंड ऑफ एक स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है हमारे देश में। ठीक है, और ये बेसिकली मतलब इसका ब्रेन चाइल्ड लाया गया है, आई मीन इसको इनॉग्रेट किया गया ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑफ 2023, जिससे एक इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू को क्रिएट किया जा सके, है ना, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करेंगे ना देश में जब कॉन्फिडेंस उनका हाई हो, राइट। सो अब कॉन्फिडेंस हाई होने के लिए और क्या क्या किया इन्होंने? एक तो लैंड अलॉटमेंट प्रोसीजर्स को बहुत ईजी कर दिया गया है ना। प्रोसेस ऑफ अवेलिंग इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन वेरी मच ईज्ड, राइट। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको नवंबर 3 को सेलिब्रेट किया गया था, ये पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया गया है। सो सवाल होता है दैट ठीक है, इंटरनेशनल डे तो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, बट बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में क्या है भाई? ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि दिया जाता है भाई यूनेस्को, है ना। किसको? वैसे नेचुरल, वैसे कल्चरल लैंडस्केप्स को जो क्या कोई भी रीजन का रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व पता है कौन है? नीलगिरीज, राइट। और नीलगिरीज कहां पे एक्सटेंड करता है? तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक एंड केरल तक। ठीक है, तो हमारे देश का पहला ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको डेजिग्नेट किया गया बाय यूनेस्को इन द ईयर 2000। इनफैक्ट स्पेन के पास मैक्सिमम 53 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट, राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग, मतलब राइनोस के जो हॉर्न्स है ना, ये हॉर्न ये श्रिंक कर रहे हैं। मतलब पहले क्या इसका हाइट बड़े होते थे? जी हाँ, वही बोला जा रहा है। हॉर्न्स ऑफ राइनोस मे हैव बिकम स्मॉलर ओवर टाइम फॉर द इंपैक्ट ऑफ हंटिंग। ठीक है, नाउ वर्ल्ड हॉर्न राइनोस के बारे में बात करें तो इनको इंडियन राइनो भी बोला जाता है। ये लार्जेस्ट होते हैं वेरियस राइनोस स्पेशीज के। In fact, it is identified by a single black horn and grey-brown hide of skin folds. Food क्या क्या खाता है? ज़्यादातर ये लोग ग्रास ही खाते हैं,
है ना, या फिर लीव्स या फिर ब्रांचेस ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, फ्रूट्स एंड एक्वाटिक प्लांट, यही सब खाते हैं एज सच, ठीक है। प्रोडक्शन स्टेटस की अगर बात की जाए, IUCN रेड डेटा लिस्ट में दे आर वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में लाई करती है। इनफैक्ट साइट्स, दैट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना में यह अपेंडिक्स 1 में लाई करती है। डिफरेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो क्या राइनोस को बचाने के लिए किया जा रहा है वो क्या क्या है, चलो देखते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस, जिसको साइन किया गया है बाई 5 राइनो रेंज नेशंस, जो कौन कौन है, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। और इन्होंने इसलिए साइन किया जिससे राइनो के स्पीशीज को कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने एफर्ट डाला है ऑफ DNA प्रोफाइलिंग ऑफ ऑल द राइनोज इन द कंट्री। यही नहीं, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, इंडियन राइनो विजन 2020 की अगर बात करें, जिसको लॉन्च किया गया था 2005 को, जिससे असम में जो राइनो के पॉपुलेशन उसको इंक्रीज किया जाए टू 3000 बाई एस्टेब्लिशिंग पॉपुलेशन इन न्यू एरियाज। तो ये सब कुछ एम है जो क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट, पनामरम हिरोनी, ये एक लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हेरोन्स इन मालाबार रीजन, है ना। और कहा जा रहा है दैट इट इज सेट टू गेट अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि केरला में केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और पन्नाराम ग्राम पंचायत जो है ना, ये मिलकर काम कर रही है दैट इस रीजन दैट इज पन्नाराम जो है, दैट इज जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हेरोन्स, इसको प्रॉपर्ली कंजर्व किया जा सके। इनफैक्ट पन्नाराम हिरोनी की अगर बात करें, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड स्पीशीज हिरोनी इन केरला, और ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर 9 स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्लैक हेडेड इबिस, पर्पल हेरॉन, लार्ज इग्रेट, मीडियन इग्रेट, लिटिल इग्रेट, पॉन्ड हेरॉन, नाइट हेरॉन और लिटिल कॉर्मोरेंट हमें देखने को मिलता है, ये स्पीशीज। इनफैक्ट ये साइट जो है ना, इट इज ऑल्सो द ओनली लोकेशन इन द स्टेट जहां पर कैटल इग्रेट ब्रीड करता है। हेरोनी formed on the sandbank of Panamaram River, और ये कवर किया गया है with vegetation predominantly bamboo groves। पनामरम रिवर अगर देख लीजिएगा, ये ट्रिब्यूटरी है कबानी रिवर का, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स दी हुई है। हेरोनी की अगर बात करें, ये क्या है, ये देखो ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑफ हेरोन्स। क्योंकि देखो पहले क्या बोला गया, पनामरम हेरोनी, तो ये हेरोनी मतलब क्या होता है, ये जो हेरोन्स होते हैं ना, इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स को हेरोनी कहा जाता है। हेरोन्स क्या होता है, देखो यही है हेरोन्स, ये एक लॉन्ग लेग, इनका नेक भी लंबा है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पीशीज है, कोस्टल बर्ड्स है, सम ऑफ द विच आर रेफर्ड टू एज एग्रेड या फिर बिटरस भी इनका नाम बोला जाता है। इनके पास बीक्स जो होती है, ये चोट जो होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। IUCN रेड डेटा लिस्ट में अगर देख लीजिएगा तो इनको कैटेगराइज किया गया अंडर द लीस्ट कंसर्न स्पीशीज, ठीक है, जो क्या केरला के पनामरम हेरोनी, ये रीजन कौन सा रिवर है, ये पनमाराम रिवर, तो उसी का नाम से तो पड़ा है पनमाराम हेरोनी। हेरोनी मतलब वो रीजन जहां पे हेरोन्स जो है आते हैं, ठीक है। सो समझ गए। अब MCQs में आते हैं दोस्तों। कल के MCQ पूछा गया था जहां पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि रिसेंटली न्यूज में था, तो वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन मैं पूछता हूं, पहाड़ी एथनिक ग्रुप they belong from which among the following regions of India, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ। बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आशा करता हूं सभी को ये आंसर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।